Okay, let us start today with a new concept, that is types of risk in insurance. Last lecture we had done types of risk in banking. Today we are supposed to do types of risk in insurance. See, in insurance sector there is a risk involved in every field, in every criteria, or in every business you enter. There is a risk involved. Okay. Now, in the insurance sector, there are four types of risk. Can you see A, B, C, D? There are four types of risk that are involved in insurance sector also. First, नाम से ही आपको पता लग जाएगा. That are so simple. Okay, financial and non-financial risk. Okay, next is static and dynamic risk, fundamental and particular risk. Last is pure and speculative. But if you see pure, we have again four types. In pure risk, again four types of risk are there: personal, property, liability, risk arising out of failures. Personal risk, property risk, liability risk, and risk arising out of failure. One by one we will see. Here is a chart that is available of the same that was discussed here in the points. See, financial and non-financial, static, dynamic, fundamental, particular. See, can you see here? Financial, here is non-financial, static, dynamic, fundamental, particular, pure and speculative. But if you see pure, again in pure we have four different types. Now let us discuss one by one. I will try to explain you with the help of examples also, so that it is clear to you. Financial मैम risk. स्क्रीन इसमें भेज दो. Sorry. हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आ रही है. मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रही है मुझे. स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है. पूरा ब्लैक दिख रहा है मैम. यस मैम दिख रहा है. Yes, ma'am. दिख रहा है. दिख रहा है ना बेटा, फिर आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा. सूरज, आपको है ना क्या करना पड़ेगा, एक बार ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, मतलब आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए फिर से. ओके. हाँ, क्योंकि बाकियों को दिख रहा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगी. ठीक है, फिर भी ना दिखे तो मुझे बताओ. ओके, financial and non-financial risk. If any risk is concerned with the financial loss, अगर कोई ऐसा रिस्क है, अब फिनेंशियल वर्ड से पता चल रहा है. फिनेंशियल मींस मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है ये, मतलब डायरेक्टली आपका फिनेंस का नुकसान हो गया. ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था कैश में और वो अभी वापस नहीं मिल रही है, डूब गए, पैसे डूब गए, बोलते ना, कैश डूब गई. किसी को आपने लोन देकर रखा था, अब वो वापस नहीं दे रहा है, हो गए बैड डेट्स हो गए, है ना. तो एग्जाम्पल में भी वही लिखा है, देखो. दिख रहा है अभी. हाँ दिख रहा है ना, वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ बोरोड मनी और डेट in the capital structure creates a fixed payment in the form of interest that must be sustained by the firm. यहाँ पे उल्टा एग्जाम्पल दिया है, आई विल टेल यू. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, सपोज अभी मैंने बोरो किया, मेरी कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बोरो किया. अब जैसे ही हमने बोरो किया तो अब बोरोड फंड्स पे क्या लगता है, इंटरेस्ट पेमेंट लगता है ना. जैसे अपने बैंक से लोन लेते हो आप, तो बैंक को लोन लेके, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर क्या भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं. तो ये इंटरेस्ट जो है ये मेरा फिनेंशियल लॉस है ना. मॉनेटरी टर्म्स में आपका जब जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो उसे तो कहते हैं फिनेंशियल लॉस. ठीक है. अच्छा, नॉन फाइनेंशियल लॉस क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल मतलब किसी एसेट का नुकसान हो गया. डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में नुकसान नहीं हुआ, डायरेक्ट कैश का नुकसान नहीं हुआ. यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मतलब किसी एसेट. अभी देखो, कोई एसेट पड़ी थी, चोरी हो गई, आग लग गई, खराब हो गई, डैमेज हो गई, नहीं चल रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो मेरी एसेट खराब हो गई. मतलब कोई एसेट खराब हो जाना, जिससे इनडायरेक्ट कैश का नुकसान होता है, फिनेंस का नुकसान होता है, उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल. वेरी सिंपल. अब आ जाओ नेक्स्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक.
अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैटिक मीन्स जो जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन वो वहीं का वहीं है। ओके, डायनेमिक मीन्स चेंज होता रहता है। स्टैटिक मीन्स वैसा ही नुकसान, और डायनेमिक मीन्स चेंज होता है, जब कुछ चेंज होने की वजह से नुकसान होता है। नाउ सपोज डिमोनेटाइजेशन आया तो इकोनॉमी में चेंजेस आई ना, एंड देयरफॉर वो लॉस हुआ। ठीक है, जीएसटी आया तो पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आया तो जब चेंज हुआ तो नुकसान हुआ बिजनेस का, और उसके बाद धीरे धीरे अब सब स्टेबल हो गया। इन्फ्लेशन, रिसेशन से इन्फ्लेशन आ गया। तो जब इकोनॉमी में कहीं पे भी चेंजेस आती है ना, किसी भी चीज में, फैशन में चेंज हो गया, पहले जो चलता था अब वो चल नहीं रहा, तो मेरे जो प्रोडक्ट्स बने हुए पड़े हैं वो मुझे सस्ते में बेचने पड़ेंगे, नुकसान पे बेचने पड़ेंगे, तो मेरा लॉस हो गया ना। इसे कहते हैं डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक मतलब चेंजेस की वजह से लॉस हो जाना। अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो ह्यूमन रिसोर्स को निकालना पड़ेगा ना। आप आधे लोगों को जॉब से निकाल देते हो, क्यों? क्योंकि अब तो आधा काम तो कंप्यूटर कर लेगा। तो नुकसान हुआ ना, आधे लोगों की जॉब चली जाएगी ना उसकी वजह से। अब देखिए स्टैटिक रिस्क क्या होता है? ये वो रिस्क होता है जो जो एसेट्स को डैमेज होने की वजह से, या किसी की डेथ हो जाने की वजह से, या किसी ने धोखा दे दिया, आपको चोरी कर ली, कुछ एसेट डैमेज हो गई। जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया था, शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से पूरा आधा घर जल गया। तो ऐसे लॉसेस को बोलते हैं स्टैटिक लॉसेस। उधर ही है ना, वहीं पे ही। ये किसी चेंज की वजह से नहीं हुआ, समझ आ रहा है आपको? ये तो डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। Such financial losses arises even if there is no change in the economic environment. Economic environment में कोई change नहीं आया तो भी ये नुकसान हुआ। For example, death of a responsible officer is a disastrous to firm as a whole. पूरे firm के लिए ये बहुत disastrous हो जाएगा जब एक responsible officer की death हो जाती है। पूरा ऑफिस वही संभाल रहे थे ना, अब उनकी डेथ हो गई तो ऑफिस को संभालने वाला भी कोई नहीं है until we get another responsible officer। तो इसे कहते हैं स्टैटिक रिस्क। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंज नहीं आया था, ठीक है, पर किसी की डेथ हो जाने की वजह से लॉस होता है, उसे कहते हैं स्टैटिक रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में छोटा सा डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आता स्टैटिक में, वेयर एज इफ यू सी डायनेमिक, डायनेमिक होता ही तब है जब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज होता है। स्टैटिक में क्या होता है? क्वालिटी, मतलब क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे अकरेंस ऑफ स्टैटिक लॉस कैन बी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एसिड जल गई, किसी की डेथ हो गई, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर डायनेमिक लॉस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? अर्थक्वेक को कभी प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फ्लड को कभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? डिमोनेटाइजेशन आएगा तो कैसे नुकसान होगा वो कभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, next, these risks are more suited to a treatment by insurance than dynamic risk. ये हम इस स्टैटिक रिस्क को हम इंश्योरेंस लेकर कवर कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर कवर कर सकते हैं ज्यादातर। और डायनेमिक को मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी लिया तो भी इतना नुकसान होता है कि उस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, रिस्क नुकसान मतलब यहाँ पे रिस्क की बात कर रहे हैं। और स्टैटिक में दीज रिस्क आर नॉट अ सोर्स ऑफ गेन टू द सोसाइटी। यहाँ पे तो कोई गेन नहीं होता है स्टैटिक रिस्क में, नॉट अ सोर्स ऑफ गेन टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कोई गेन नहीं हो सकता सोसाइटी को, और यहाँ पे आगे चल के तो गेन होता ही है ना। अभी देखो जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई, या फिर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, अभी के लिए तो नुकसान है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में चल के तो कंट्री का फायदा ही है ना।
ठीक है, तो डायनेमिक रिस्क ऐसा होता है। Okay, so next we have fundamental and particular risk. What is fundamental? अब नाम से ही समझ में आ रहा है, फंडामेंटल मतलब जनरल और पर्टिकुलर मतलब किसी एक को। फंडामेंटल मीन सबको इफेक्ट होगा, फंडामेंटल इट इज रिलेटेड टू जनरल, और पर्टिकुलर मतलब किसी एक को, स्पेसिफिक। अब जब मैं फंडामेंटल बोलूँ, अब एग्जाम्पल ले लो, अर्थक्वेक आ गया तो सब पे इफेक्ट हो गया ना। वो एरिया में जितने लोग थे, जितने बिजनेस थे, जितने शॉप्स थे, जितने घर थे, सारे चले गए। फ्लड आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वार हो गया। देखो एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए नीचे। और पर्टिकुलर रिस्क मतलब एक घर को नुकसान हुआ, एक घर में शॉर्ट सर्किट आया, एक घर की रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, मतलब कोई चोर घुस के घर की चीजें चुरा ले गया, तो एक घर का नुकसान ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस मैम, समझ रहा है। यस हम्म, मैम, समझ रही हूँ। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल होता है ना तो वो प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, और जैसे कल्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, धर्म से रिलेटेड वार, झगड़े झगड़े नहीं होते हैं, ऐसे स्ट्राइक करने लोग निकल जाते हैं, और दंगे फसाद होते हैं, वॉर होते हैं, है ना। उस टाइम पे देखो आप पूरा एक साथ नुकसान होता है। अभी जैसे आज महाराष्ट्र बंद है, आपको पता होगा, शिवसेना की तरफ से स्ट्राइक की हुई है, यस। पता होगा यस आपको। मैम। तो ये पूरा नेशन वाइज इफेक्ट होता है ना, सबको इफेक्ट होता है, सबका बिजनेस बंद है ना, कोई दुकान नहीं खोल सकता, कोई बिजनेस नहीं चला सकता, कोई कोई ऑटो रिक्शा नहीं चला सकता, वगैरह वगैरह। मतलब ये जनरल। अभी एक घर के एक फैमिली में किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, उसकी वजह से आप 3 दिन बिजनेस ओपन नहीं कर रहे हो, 12 दिन बिजनेस ओपन नहीं कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक का, दैट इज पर्टिकुलर लॉस, पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है, होल पॉपुलेशन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है ना। तो ये था हमारा फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर। नेक्स्ट है आपका प्योर एंड स्पेक्युलेटिव। प्योर एंड स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है? प्योर मतलब जिसमें जिसमें नुकसान हो क्या, मतलब आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जिसमें कोई गैम्बलिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, जिसमें गड़बड़ इन्वॉल्व नहीं थी। स्पेक्युलेटिव मतलब जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस पहले से ही था, कि आप ऐसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो जिसमें, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग और एडवेंचर, जैसे आपने पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं और ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, और आपका बिजनेस ही मतलब ऐसा है, जैसे लोग होते हैं पैराग्लाइडिंग में आपको पीछे सपोर्ट करते हैं, बैठते हैं आपके साथ, उनका बिजनेस ही यही होता है। एडवेंचर मतलब जैसे ट्रैकिंग में लोग आपको गाइड करते हैं, तो उनकी लाइफ के साथ ना रिस्क होता है। अब जैसे कार रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है, ये स्पेक्युलेटिव होता है, मतलब ये तो पता ही है, इसमें तो रिस्क है ही है ज्यादा। लेकिन प्योर रिस्क मतलब आप ऐसे बिजनेस में हो जो शॉप ओपन कर रहे हो और गुड्स खरीद रहे हो और गुड्स बेच रहे हो, इसमें कोई रिस्क, देखो हर चीज में रिस्क होता है, लेकिन प्योर एंड स्पेक्युलेटिव में पता चलता है, स्पेक्युलेटिव में तो ऑलरेडी ज्यादा रिस्क पता ही है कि उसमें है ही, ठीक है, लेकिन प्योर में उतना नहीं है जितना स्पेक्युलेटिव में होता है। आई बात समझ में? दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी पता है। द टर्म प्योर रिस्क इज यूज्ड टू डेजिग्नेट दो सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व ओनली द चांसेस ऑफ लॉसेस और नो लॉस। प्योर रिस्क में मतलब ऐसे होता है कि बाय चांस नुकसान हो सकता है, या ना भी हो, नुकसान ना भी हो, ठीक है, लेकिन स्पेक्युलेटिव में आपको पता होता है नुकसान होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी होती है नुकसान होगा ही होगा, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि गेन होगा, ठीक है ना। तो जैसे गैम्बलिंग सिचुएशन होती है, अब आप बेटिंग करते हैं, जब आप कहीं पे बेटिंग करते हैं तो पता ही है ना कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है ना, इक्वल सिचुएशन होती है इसमें तो, है ना। तो गैम्बलिंग में क्या होता है, रिस्क इज डेलिबरेटली क्रिएटेड इन द होप ऑफ गेन,
यहाँ पे जानबूझ के रिस्क को क्रिएट किया जाता है सो दैट लोग आए बैटिंग करें और किस उम्मीद में कि हम करोड़ों लाखों रुपए एक साथ जीतेंगे। लेकिन अगर हार गए तो करोड़ों और लाखों रुपए एक साथ हार जाए। ठीक है, समझ आए? Yes, ma'am. दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव रिस्क। अभी देखो हमने पहले ही डिस्कस किया प्योर रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहला पर्सनल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल मतलब क्या। पर्सनल मतलब जैसे मेरी खुद खुद का पर्सनल, मेरा कुछ नुकसान हो गया बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मेरे घर पे किसी की डेथ हो जाना, ओल्ड एज मतलब अभी जैसे ओल्ड एज हो गई, बीमारियां बढ़ गई, जॉब छूट गई, रिटायरमेंट एज आ गई, अब इनकम भी नहीं है उतनी। ठीक है, तो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, सिकनेस, डिसेबिलिटी, ये मुझे ही सिर्फ इम्पैक्ट करेगा, किसी मेरे नेबर को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, पूरे नेशन को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। Personal risk is going to leave the impact on me, just on me and my family. Sickness, मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। डिसेबिलिटी, हमारी फैमिली में कोई अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसका नुकसान हमको बियर करना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बढ़ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मुझे मेरा जॉब चला गया, मैं अनएम्प्लॉयड हो गई, तो सिर्फ मुझे मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा ना, बाकी किसी को क्यों फर्क पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिस्क। अब प्रॉपर्टी रिस्क आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी रिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसका उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसको डैमेज हो जाना, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी रिस्क। जैसे हाउस प्रॉपर्टी आग लग जाना, या फिर घर की कुछ चीजें चोरी हो जाना है, वैसे उस चीज को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी रिस्क। आपकी फैक्ट्री थी, उसका नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, आग लग गई, और या फिर प्रॉपर्टी में जैसे ज्वेलरी चोरी हो जाना उसका, है ना, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं प्रॉपर्टी रिस्क। लाइबिलिटी रिस्क, अब लाइबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी। देखो, लाइबिलिटी रिस्क इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ प्रेजेंट एसेट्स और द फ्यूचर इनकम। अब आपको पता है जो मैंने घर रखा है ना, वो रेंट पे रखा है, इसमें से फ्यूचर में मुझे रेंट मिलेगी, इनकम मिलेगी, लेकिन क्योंकि वो चीज़ डैमेज हो गई, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एसिस्ट और लीगल लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ ईदर इंटेंशनल, इंटेंशन से किया था, या अनइंटेंशनल इंजरी। कभी कभी देखो चोरी होती है तो वो इंटेंशनल इंजरी होती है ना, घर पे किसी चीज की चोरी हो गई, घर को तोड़फोड़ करके चले गए, तो अब तो मैं वो घर ना रेंट पे लगा सकती हूँ बनाए बिना, ना मैं खुद रह सकती हूँ, तो मेरी फ्यूचर इनकम का भी तो नुकसान है, और मेरी प्रेजेंट एसेट भी तो खराब हो गई, मेरा घर डैमेज करके चले गए। तो इंटेंशनल इंजरी होती है वो। कभी कभी अनइंटेंशनल इंजरी भी हो जाती है, आग लग जाना, कोई जानबूझ के थोड़ी लगाएगा अपने घर पे आग। सो दैट इज अनइंटेंशनल इंजरी ऑफ अदर पर्सन्स और डैमेज टू देयर प्रॉपर्टी। ये अदर पर्सन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, मतलब कोई और पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को या तो अनइंटेंशनल इंजरी कर रहे हैं या तो इंटेंशनल इंजरी कर रहे हैं। किसी और पर्सन की वजह से आपके घर को, बहुत बार देखो ऐसे होता है, बाद नेबर और मेरा घर थोड़ा ऐसे जुड़ा हुआ सा है, अब उसके घर पे पानी का प्रॉब्लम, लीकेज का प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे दीवार में भी प्रॉब्लम हो गई, वॉल वॉल जो है ना वो वीक होने लगी, अब उसकी वजह से वॉल, मेरी सीलिंग जो भी वॉल थी और उसका सीलिंग ऊपर से लगा हुआ था वो गिर गई, टूट गई, मेरे घर की छत टूट गई। तो अब ये तो अनइंटेंशनल था ना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से मेरे घर पे नुकसान हो गया, ये तो अनइंटेंशनल था। कभी कभी कुछ इंटेंशनल भी हो जाते हैं, सामने वाला इंटेंशनली मेरे घर को डैमेज करता है ना, ठीक है, थ्रू डैमेज करता है मेरी प्रॉपर्टी को थ्रू नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस, ठीक है, उसे कहते हैं लाइबिलिटी रिस्क। हमेशा याद रखो, लाइबिलिटी रिस्क मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है, मतलब किसी और की वजह से मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर डैमेज हो गया, और जिसकी वजह से मुझे रिस्क अराइज हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर। फेलियर मीन्स, अभी जैसे एग्जाम्पल ले लो, मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट मिला था,
वो कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे मिला था वो मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो कंपनी का नुकसान हो गया ना। टाइम पे हम वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाए। समझो मुझे एग्जीबिशन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगानी है, पर सेटअप ही नहीं कर पाई मैं टाइम से, एग्जीबिशन को सेटअप नहीं कर पाई। तो जो नुकसान हो गया ना एग्जीबिशन सेटअप नहीं करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैसे लग चुके थे, तो जो नुकसान हो गया उसे कहते हैं रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर। अभी जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग है ना वो सिंगिंग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं गाना गाने के लिए, रीमिक्स चलता है वहाँ पे, सिंगिंग कॉन्सर्ट चलता है। जैसे अरिजीत सिंह आया, उसने सिंगिंग कॉन्सर्ट में प्रेजेंट किया, है ना, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, दे एंजॉय सिंगिंग म्यूजिक, राइट। तो जब समझो सिंगिंग कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टिकट खरीदिया, बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ है, बट वो सिंगर ही नहीं आया जो आना चाहिए था, तो नुकसान हो जाएगा ना, फेलियर। फेलियर मीन्स वो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर, ठीक है। एनी लॉस दैट अकर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ अनदर पर्सन, किसी और सिंगर आया ही नहीं और उसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, क्योंकि जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। सारे लोगों ने टिकट खरीदी है, सब अरेंजमेंट हो चुकी है, आपने पूरा हॉल बुक कर लिया है, उसका रेंट भर दिया है, एक्सेट्रा। सो कितने सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं व्हाट टू से, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस। अभी देखिए प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब कभी भी जब भी रिस्क होता है ना, तो रिस्क को मैनेज करना पड़ता है मुझे। रिस्क को मैनेज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिस्क को कैसे मैं कम करूं, मिनिमाइज करूं। रिस्क को मैनेज करने का मतलब ही होता है कि कैसे अगर जो रिस्क हो गया उसको मैं मिनिमाइज करूं, कंट्रोल करूं, उतने लेवल पर लेकर आऊं जितना मेरा एक्सेप्टेंस लेवल है, जितने में मैं उसको टॉलरेट कर सकूं। इतना भी रिस्क नहीं बढ़ जाए कि हम टॉलरेट ही ना कर सके, पूरा पूरा मेरा नुकसान हो जाए और मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, वो नहीं होना चाहिए। तो एक प्रोसेस होता है उसके लिए, उस प्रोसेस को अगर हम एडॉप्ट करेंगे ना तो हमारा रिस्क अच्छे से मैनेज हो जाता है। देखो अब रिस्क के मैनेज करने के 4 डिफरेंट टाइप वो स्टेप्स होते हैं। रिस्क को मैनेज करने के 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहले ये जान तो लो कि रिस्क हुआ है, आइडेंटिफाई तो कर लो कि क्यों रिस्क हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई, आग लगी तो क्यों लगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमको फीवर होता है तो हम पहले उसको उसका जब हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका कॉज निकालते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसका कॉज निकालते हैं कि ठंडा खाया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो अब वो ठंडा नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सेम वे रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब ये आग क्यों लगी घर में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, ये जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम था। अब उसको ठीक करेंगे तो आगे से आग नहीं लगेगी ना, ये आग बढ़ेगी नहीं ना। तो मेरे बोलने का मतलब है आप ये रिस्क पहले आइडेंटिफाई कर लो, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट रिस्क को मेजर कर लो। मेजर मतलब प्रॉपर असेसमेंट कर लो कि ये जो रिस्क हुआ है ना उसमें कितना कितना नुकसान हुआ, कितना मीन्स द लेवल ऑफ द लॉस, यू नीड टू चेक द लेवल ऑफ द लॉस, ठीक है। मतलब कितना नुकसान हुआ, आधा घर जल गया, 80% घर जल गया, कितना नुकसान हुआ वो मेजर करना पड़ता है। उसके बाद मेजर करने के बाद रिस्क कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब रिस्क कंट्रोल मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब रिस्क को कंट्रोल करने के भी मेथड्स होते हैं। कंट्रोल मतलब मिनिमाइज, अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दो, मतलब बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दो। आपको पता है आपका एक ही जगह पे ऑलरेडी अमाउंट बहुत लगा हुआ है, तो एक ही जगह पर मत लगा कर रखो ना। अगर वो चीज खराब हो गई, वो चीज कंपनी डूब गई तो आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा आप अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर लो, तो नुकसान खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि सबका थोड़ी डैमेज होगा बिजनेस,
समझ आ रहा है? इंश्योरेंस एंड हेजिंग, इंश्योरेंस ले लो, अपने आप रिस्क कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। फिक्सेशन ऑफ एक्सपोजर, सीलिंग, आपकी सीलिंग पता है आपको कच्ची है, वो ठीक से नहीं है, तो आप उसको फिक्स कर दो, प्रॉपर ठीक कर दो उसको। ट्रांसफर द रिस्क ऑफ टू द अनदर पार्टी एट अ राइट टाइम, आप किसी और पार्टी के ऊपर ये रिस्क को ट्रांसफर कर दो। मतलब जैसे इंश्योरेंस में कैसे होता है, आप किसी और पार्टी से हेल्प लेते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी से आप हेल्प लेते हो कि जब मेरा नुकसान होगा तो आप मुझे भरपाई करेंगे। तो दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ रिस्क टू अनदर पार्टी एट राइट टाइम, सही टाइम पे। सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आप घर को, सिक्योराइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे ना हमारा रिस्क कम होता है। अभी हम डिटेल में उसको नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। सिक्योराइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती है ना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हाउस, प्रॉपर्टी, ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं ना, ये इनका जो डैमेज होने वाली प्रॉपर्टीज होती है ना, जो डैमेज हो सकती हैं आगे चल के, या कुछ नुकसान हो सकता है, वो नुकसान मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं सिक्योराइजेशन के प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, समझ में आया? ये था आपका थर्ड। लास्ट होता है रिस्क मॉनिटरिंग। अब आपने रिस्क कंट्रोल तो कर लिया, अब रिस्क मॉनिटर करते रहो। मॉनिटर करना मतलब द बैंकर्स हैव टू fix up the parameters on which transaction is to be tested to be sure that there is no risk to viable existence of the financial unit or investment of client। मतलब आगे चल के इसके ऊपर रिस्क ना हो, आग फिर से ना लगे, वो रिस्क मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि ये चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। जैसे हम घर को कैसे रिपेयर करवाते रहते हैं और कंस्ट्रक्ट करवाते रहते हैं, जैसे अगर एक जगह से आपको दिख रहा है घर घर में सीलिंग में प्रॉब्लम है, तो आप पहले से ही उसको उसको रिपेयर मेंटेनेंस करते रहोगे तो वो उसमें नुकसान कम होगा ना। जैसे कार है, कार को आप एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स रिपेयर और मेंटेनेंस करते रहेंगे, ठीक है, उसकी सर्विसिंग करते रहेंगे, तो उसको जो रिस्क है वो आगे चल के वो कम होगा ना, उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी कार की। ठीक है, तो उसमें रिस्क मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि आगे चल के उसमें ज़्यादा नुकसान फिर से ना हो। सो दीज आर द 4 steps टू मैनेज द रिस्क। ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखो, फीचर्स या बेनिफिट्स रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज। अब जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं ना इंश्योरेंस कंपनीज में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं देखिए। सबसे पहला बेनिफिट है, अगर हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं तो वो रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं फेस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब देखो, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी के, वो आपके बिजनेस के रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब कितना रिस्क आगे चल के होने वाला है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो पहले से इवैल्यूएट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट द राइट बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। अब पता है रिस्क है, यहाँ इस प्रोजेक्ट में रिस्क है, तो प्रॉपर पॉलिसी बनाना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, ये ये एक प्रॉपर पॉलिसी बन जाएगी, स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि इसकी वजह से फिर रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे। मैनेज एंड कंट्रोल मैन एंड मशीन्स, मतलब कितने लोग चाहिए रहेंगे, कितनी मशीन्स चाहिए, कैसे मशीन होनी चाहिए जिससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो, तो हम उसको पहले से ही मैनेज करेंगे। इफेक्टिवली हैंडल एंड मॉनिटर द रिस्क, अभी अभी मैंने बताया, जैसे ही आपको पता है कि यहाँ इस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, तो हम उसको हमेशा से मॉनिटर करते रहेंगे, हैंडल करेंगे कि आगे से कभी रिस्क ना हो। ठीक है, मतलब उसको रिपेयर मेंटेनेंस करते रहेंगे। इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्लान्स एंड टेक्निक्स टू रिड्यूस द रिस्क। अब रिस्क को कम करने के लिए हम, इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि प्लान्स एंड टेक्निक्स बताते हैं कि जिससे रिस्क कम हो। ठीक है, तो वो ये एक और बेनिफिट है मेरे लिए। क्रिएट रिस्क अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल, लोगों को पता ही नहीं होता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो अवेयरनेस क्रिएट करना कि ऐसी ऐसा ऐसा नुकसान भी हो सकता है ना। तो जो घर की फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आपने वो जो सर्किट लगाया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है,
तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करना। अवॉइड एक्सपेंडिचर इंटरप्शन एंड मिजरी रिलेटेड टू रिस्क, मतलब एक्सपेंडिचर्स, इंटरप्शंस, मिजरीज अवॉइड करना जो रिस्क की वजह से होती है। रिलेटेड टू रिस्क मतलब रिस्क से रिलेटेड होती हैं। तो एक बार नुकसान हो गया तो उसके पीछे खर्चे भी बहुत करने पड़ते हैं ना, सो वो भी अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि मैंने रिस्क ऑलरेडी ध्यान रखा कि ना हो। ठीक है, तो ये पीछे के होने वाले खर्चे भी ऑलरेडी अवॉइड हो जाते हैं। Decide which risks are worth taking, pursuing and which are not. कुछ कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो वर्थ टेकिंग होते हैं, मतलब वाकई में वायबल होते हैं कि हम उन पे ध्यान दें और उनके ऊपर अब भी खर्चा कर कर उनको रिपेयर और मेंटेन करके रखें, सो दैट बड़ा वाला नुकसान ना हो, कहीं फायर ना लग जाए, है ना, कहीं चोरी ना हो जाए। ठीक है, तो हम पहले से ही उनका ध्यान रखते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर इतना रिस्क अटैच नहीं होता है। और नेक्स्ट होता है इट हेल्प्स डिसाइड वेदर टू टेक इंश्योरेंस और नॉट। अब पता चल गया रिस्क कितना है, तो ये भी तो पता चल जाएगा ना कि इंश्योरेंस लेने की जरूरत है भी कि नहीं है। अब कार इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब क्या उसका इंश्योरेंस लेंगे आप, अब तो उसको बेचने का टाइम आ गया, है ना। तो आपको पता है क्योंकि उसके ऊपर इतना रिस्क अटैच है कि अब तो कितना रिस्क अटैच है उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे उसके ऊपर इंश्योरेंस कैसे लेना है। एनालाइज हाउ मच इंश्योरेंस टू परचेज, ये भी बताएगा आपको कि कितना इंश्योरेंस खरीदना है, अगर खरीदना है तो कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये भी एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं। सिलेक्ट सूटेबल टेक्निक और मैं ये तो रिपीट कर रहा है वो पॉइंट, सूटेबल टेक्निक और मेथड्स बताते हैं जिससे हम रिस्क को हैंडल कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क रिजल्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्विकली देख लेते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। रिस्क मैनेजमेंट की वजह से क्या रिजल्ट आता है, आप उसकी वजह से बेटर स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि रिस्क आपको पता है ना अभी मिनिमाइज हो गया, इवैल्यूएट हो गया, अब पता चल गया यहाँ से रिस्क होता है, तो यहाँ से रिस्क अराइज हो सकता है, तो उसको आप पहले से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका जो बिजनेस की प्लानिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। जो रिसोर्सेज है उनको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फ्यूअर शॉक्स एंड अनवेलकम सरप्राइजेस, आपके आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके शॉप में, फैक्ट्री में शॉक्स लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी सडन कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे आपको मतलब शॉक लग जाए कि ये नुकसान कैसे हो गया, इतना बड़ा नुकसान अपने कैसे बेयर करूं, वो कम हो जाता है। क्विक ग्रास्प ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपके पास जो प्लान्स एंड पॉलिसीज जो स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं वो बेटर हो गई हैं, इसीलिए आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। रिसोर्स स्टेक होल्डर्स, सॉरी, रीअश्योर स्टेक होल्डर्स, मतलब जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, उनको भी रीअश्योरेंस हो जाता है कि ये बिजनेस में रिस्क कम है। ठीक है, तो ये सारे आपके रिजल्ट होते हैं, किस चीज के रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, दो टेक्निक्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने की, एक रिस्क कंट्रोल, मतलब पहले से ही आप ध्यान दीजिए रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है वो देखिए, और दूसरा होता है रिस्क फाइनेंस। रिस्क फाइनेंस का मतलब होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको फाइनेंस देती है ना, एक बार रिस्क हो गया, अब आप टेक्निक क्या अपनाते हो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा फॉर्म्स लेकर प्रूफ लेकर जाते हो और कंपनी आपको फाइनेंस करती है। फाइनेंस मतलब वो भरपाई करती है, कंपनी आपको फंड्स प्रोवाइड करती है सो दैट आपका जो नुकसान हुआ वो हम शेयर कर सकें, लॉसेस कम कर सकें। ओके, ओके, risk reduction of risk reduction, sorry, regulation of risk reduction and management by RDA, IRDA, that is Insurance Regulatory and Development Authority. अब रिस्क को रिड्यूस करने का क्या रेगुलेशन होता है, जो IRDA ने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला सॉल्वेंसी मार्जिन, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास उतने फंड्स ऑलरेडी, लिक्विडिटी मतलब फंड्स, उतने फंड्स रखने हैं सो दैट कभी भी अगर कोई नुकसान हो जाए सडन, कोई एसेट का कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एसेट का नुकसान हो जाए, तो उतना आपके पास अवेलेबल हो कि आप उसकी भरपाई कर सकें, उसे कहते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन।
सॉल्वेंसी मतलब आपके आप इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, बैंकरप्ट नहीं हो जाए इंसान, उतना सॉल्वेंट आपके पास कैश उतनी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, आप हर IRDA ने कंपलसरी किया है हर इंश्योरेंस कंपनी को कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जरूर इन्वेस्टमेंट करके रखें, सो दैट अगर कुछ नुकसान हो भी गया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपकी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, वहां से आपको प्रॉफिट जो होगा वहां से आपका नुकसान कम हो जाएगा वो प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए IRDA ने हर कंपनी को रेगुलेट किया हुआ है, मतलब कंपलसरी किया हुआ है। एक्चुरियल रिस्क, एक्चुरियल रिस्क क्या होता है? देखो, एक्चुरियल रिस्क का मतलब होता है इज डेल्ट बाय RBI एक्चुरियल रिपोर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब ये ना एक रिपोर्ट बनती है जिसमें ना कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस पता लगती है, इसमें इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रीमियम कितना अर्न किया कंपनी ने, कितना खर्चा किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कितने प्रॉफिट्स अर्न करती है कंपनी। तो इन IRDA आपकी कंपनी के ऊपर नजर रखती है कि आप किसी भी तरीके से बिजनेस में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, और आपकी इनकम जो जनरेट हो रही है उसमें से प्रॉपर वो प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होनी चाहिए, ना कि वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर आप वो इनकम अर्न कर रहे हैं और लोगों के ऊपर लाइक इट्स नॉट दैट कि आप लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब होता है, वो एक्चुरियल रिस्क से पता चल जाता है, IRDA के थ्रू कंपनी के बारे में पता चल जाता है। री इंश्योरेंस, अब मैंने आपको पहले ही बताया था री इंश्योरेंस क्या होता है। जब जब एक कंपनी के पास कस्टमर आया 100 करोड़ का इंश्योरेंस लेने, अब वो एक कंपनी 100 करोड़ तो नहीं ले सकती ना, ले लेती है वो लेकिन किसी और कंपनी की हेल्प से। अब दो कंपनीज मिलकर ए कंपनी ने बी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले लिया कि 100 करोड़ का जो कस्टमर है मेरा, उसमें से 50 लाख का कस्टमर आप ले लीजिए, 50 लाख का कस्टमर मैं ले लेता हूँ। सो इट इज नोन एज री इंश्योरेंस, जब एक इंश्योरेंस बिजनेस दूसरे इंश्योरेंस बिजनेस से हेल्प लेता है। ठीक है, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। लास्ट है आपका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब हर इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप हर एक चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें, जिससे पता लगेगा कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है ना, जिससे पता लगेगा टोटल इनकम्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो हमको पता लग जाएगा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है कि नहीं है बिजनेस में, कैश की शॉर्टेज है कि नहीं है बिजनेस में। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं, वो डिस्क्लोज करने से पता चल जाएगा। डिस्क्लोजर मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप हर इनकम, हर एक्सपेंस को, हर ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करें, सो दैट एटलीस्ट वी कम टू नो कि आपकी कंपनी में कितना इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस हो रहे हैं। सो दीज आर द रेगुलेशंस दैट IRDA हैज made so that risk can be reduced and risk can be managed in the insurance companies. Is it clear? Yes, ma'am. So we are done with the chapter. See, after giving it a read, see if you have any doubt, we can clear it out. है तो इजी, आपको डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर रीड करने के बाद आपको कुछ डाउट लगता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। ओके।